तो अंकिश एक बार आप फटाफट से बताओ वेर लेट और कांस्टेंट तीनों में क्या डिफरेंस होता है। माइक अनम्यूट कीजिए अपना। सर जी कल बताया तो वही ना। हाँ वही। सर जी लेट और कांस्टेंट जो था वो मतलब कैसे होता है सर जी बिल्कुल। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा? ध्रुव। ध्रुव आप बताना चाहेंगे? चलिए पंकज आप बताइए। एक मिनट सर। जी। सर वेर जो होता है ना उसको रीडिफाइन कर सकते हैं हम। और रीडिफाइन, ठीक है। रीडिफाइन या रीअसाइन, मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता पा रहा। रीडिक्लेयर कह सकते और हैं आप। हाँ, रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। और जो कांस्टेंट होता है ना उसको हम एक बार बनाने के बाद चेंज नहीं कर सकते कांस्टेंट को। ओके, जैसे कुछ और एग्जांपल से समझाने की कोशिश लेट करिए। को क्या कर सकते हैं हम, रीडिफाइन मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं एक बार बनाने के बाद। ठीक है, बिल्कुल सही है। यही है सर। तो इसका कुछ एक ऐसी मुझे कुछ वेरिएबल एज्यूम करके उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ सिनेरियो समझाने की कोशिश करो लेट और कांस्टेंट में। क्या मतलब समझा नहीं सर मैं। आप कोई भी वेरिएबल नेम एज्यूम कीजिए, लेट और कांस्टेंट दोनों के एग्जांपल में मुझे एक डिफरेंस बताइए कि क्या होता है। अच्छा। हाँ। जैसे कि हमने एक्स की वैल्यू वेर से रख दी 1। और अगर हम उसी को दोबारा से एक्स की वैल्यू नीचे 2 लिख देते ठीक है। हैं वेर लिख के, तो वो वैलिड होगी ठीक है। वेर के केस में। ओके। लेकिन इस केस में अगर हम लेट वो लिखते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, तो वो वैलिड नहीं होगी। ओके। उसके लिए फिर हम डायरेक्ट मतलब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि ऊपर हमने दोनों कांस्टेंट लिखे थे लेकिन नीचे लेट लिखा था। ठीक है। उसका रीजन ये था कि जो लेट होता है उसको चेंज तो कर सकते, सॉरी, कांस्टेंट जो होता है उसको चेंज नहीं कर सकता, इसलिए लेट में नीचे आंसर दिया था, आता कांस्टेंट में भी, लेकिन वो एथिकली रॉन्ग हो जाता। ओके, चलो एक सिनेरियो समझते हैं हम लोग यहाँ पर। मान लीजिए आपने बना के नहीं देखना है, जस्ट स्क्रीन पर देखो और एक जो अभी तक की हमारी नॉलेज है उसके बेसिस पर आंसर करो। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है लेट एक्स इक्वल टू 5। एक मेरे पास वेरिएबल है वेर एक्स इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि 10। क्या दिखाई दे रहा है हमें? एरर दिखाई दे रहा है? नोटिस करें आप लोग यहाँ पर क्या लिखा एक है? बार लेट एक्स जो कि नंबर है वो आप ब्लॉक्स को वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर रहे हैं। बट वहीं पर अगर मैं सिनेरियो बदल दूं, मैं कहता हूँ वेर ऊपर है और लेट नीचे है। अब मुझे बताइए कि आउटपुट क्या होगा। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप सभी को? यस सर। जी, अब बताओ सिनेरियो में आउटपुट क्या होगा। मे बी नेक्स्ट वाला जो आया लेट वाला 5 दिखना चाहिए। लेट वाला 5 दिखना चाहिए। कितने लोगों को लगता है? ज़रा अपने हैंड रेस कीजिए वहाँ से माइक के अंदर। पंकज को लगता है, ठीक है। बाकी लोग प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए। सुजल, माही, हिमानी, ध्रुव, अंकिश, क्या लगता है? सभी लोग एक्टिव हैं, जस्ट क्लास में एडमिट होकर चले गए। सुजल को भी लगता है आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। माही को भी लगता है। ये आपको ऐसा इसलिए लगता है कि पंकज ने बोला है या मतलब खुद का भी कुछ है कैलकुलेशन? चलिए प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि क्या हम इसका आउटपुट लेने वाले हैं। तो आप जैसे कि ऊपर देख सकते हैं आईडी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी इज़ डेमो एक्सटेंशन जो हमारा पास है उसमें इनर एचटीएमएल में इसको कॉल कराएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? एक्स। सही लिखा है ना पंकज? तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर एंड ओपन।
आउटपुट क्या आ रहा है पंकज? कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं आ रहा है। तब ये आउटपुट क्यों नहीं आया? चलो इसके लिए कहाँ जाएंगे, कंसोल के अंदर, और यहाँ पढ़ो ध्यान से क्या लिखा आ रहा है। लेट में एक्स जब आप, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। हाँ, तो यानी कि जब आप वैर और लेट, यानी कि अगर मैंने लेट के बाद वैर को डिक्लेयर किया था तो लेट ने वैर के अंदर भी मुझे मना किया कि आप नहीं बना सकते हो, बट मैंने वैर को ऊपर करके जब लेट में डिफाइन किया तो उसने मुझे अलाउ तो कर दिया, बट क्या हुआ कि लेट ये कहता है कि एक्स की जो वैल्यू वो ऑलरेडी डिक्लेयर है मेरे से पहले भी, तो इसलिए इसका कोई भी आउटपुट कंसिडर नहीं होगा, चाहे आपके कोड में कोई भी एरर यहाँ ना दिखाई दे, बट कंपाइलर में एरर जनरेट हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था, जैसे अगर हमने इसको नीचे भी वेरी डिफाइन किया होता तो हाँ, आउटपुट 10 आता कि 5 आता? देखो अगर आप इसको यहाँ डिफाइन कर लेते हो तो आपको कोड पे एरर आ गया ना। लेट सीधा सीधा आपको वार्निंग दे रहा नहीं है। सर, अगर जैसे वेरी लिखा होता ऊपर 10 हाँ और नीचे एक्स जो कोर बनाया वो 5 भी बनाया होता, हाँ, तो मुझे ये जानना आउटपुट क्या आता, 5 आता कि 10 आता? कुछ नहीं आएगा। देख रहे हो ना यहाँ पर नहीं, क्या वेर को तो हम रीडिफाइन वो कर सकते हैं, रीडिक्लेयर। कर सकते हो, लेकिन अगर लेट में आपने सेम नेम चूज कर रखा है। नहीं, लेट लगाना ही नहीं है ना, दोनों में वेर ही चाहिए। अच्छा, दोनों में हाँ, फिर आ जाएगा उस केस में, फिर उस केस में 10 आपका कंसिडर होगा यहाँ पर। मतलब रिफ्रेश, जो हमने बाद में डिफाइन किया वही वाला आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, फिर आ ठीक है, जाएगा ठीक उस है। केस में। ठीक है, चलो तो एक क्लैरिटी ये हो गई कि अगर वैर और लेट दोनों सेम नाम से डिक्लेयर है, वैर हमने पहले डिफाइन, लेट वैर हमने पहले डिफाइन किया, लेट हमने सेम नाम से बाद में डिफाइन किया है, कोड में एट द टाइम ऑफ कोडिंग कोई भी एरर नहीं होगा, बट आपको कंसोल पर एरर डिस्प्ले होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ से हम लोग यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा समझिए कि लेट से मेरे पास है लेट एक्स इक्वल टू 5, तो रीअसाइन कैसे करते हैं वैल्यू को? जैसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू, मैंने यहाँ पे जाके लिखा 10। अभी क्या होगा आउटपुट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, 15। 15। ये किसका आंसर है, पंकज का? जी सर। बाकी लोग क्या कहना है? चलिए रिफ्रेश करते हैं फाइल को, 15 आ रहा है। और अगर मैं ये सिंटैक्स हटा के लिख देता हूँ x इक्वल टू एक्स प्लस 10, अब क्या आउटपुट होगा? 15 ही होगा सर। 15 ही होगा। 15 ही होगा सर। हाँ, क्योंकि इसके देखो लिखने में चाहे हमने तरीका बदल दिया, लेकिन दोनों ही वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि रीअसाइन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेव करके फाइल को अगर रीलोड करेंगे तो क्या होगा, हमें 15 ही रिसीव होगा। अब यही चीज़ अगर कांस्टेंट होगी, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा कांस्टेंट x इक्वल टू 5, फिर मैं लिखा यहाँ पर x इक्वल टू एक्स प्लस 10, अब क्या होगा आउटपुट? क्या सर, समझ नहीं आया, क्या पूछा? पहले लेट चल रहा था, अब हमने कांस्टेंट कर दिया, अब क्या आउटपुट होना चाहिए? होना तो सिर्फ तब भी 15 ही चाहिए, लेकिन कांस्टेंट चेंज नहीं होता, तो ये एथिकल रॉन्ग है मे बी। ओके, तो कितने लोगों को लगता है कि आउटपुट नहीं होना चाहिए? आउटपुट होगा लेकिन वो नहीं होगा, मतलब आंसर दे देगा लेकिन ये गलत है ऐसे। कांस्टेंट का मतलब ये होता, अच्छा मॉडिफाई कर रहे हैं ना, नहीं मॉडिफाई भी नहीं कर सकते कांस्टेंट में, गलत है ये मतलब, लेकिन आंसर आ जाएगा। चलो तो यहाँ जरा एक बार रिलोड करते हैं, क्या लिखा आता है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। भले से कोड एरर ना दे, हमने सब कुछ वैसे ही किया जो लेट में कर रहे थे, तो ये अब स्टेटमेंट क्लियर हुआ प्रैक्टिकली कि लेट के अंदर रीडिक्लेयर किया जा सकता है, रीअसाइन किया जा सकता है, बट कांस्टेंट में जो लिख दिया वही फाइनल है, उसको आप बाद में बदल नहीं सकते। समझ आया अच्छे से? जी सर। चलो तो अभी मतलब लेट वेर कांस्टेंट अगर कभी जॉब पर जाके समझाना पड़ जाए तो मतलब एक्सप्लेन कर पाओगे ना सभी लोग, क्योंकि बेस जी वेरिएबल ही है। जी सर। चलिए वेरी गुड, तो आज आगे बढ़ते हैं। और तो वेरिएबल के बाद का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, इन सभी स्टेटमेंट को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। विवेक,
आज हम लोग देखेंगे ES6 में एरे मेथड्स। सो जब अपडेट आया 2015 में तो हमारे पास एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ विच इज़ मैप। समझते हैं इसको। सो देयर आर मैनी डिफरेंट एरे मेथड्स। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन रिएक्ट इज द डॉट मैप एरे मेथड। So the dot map method allows you to run a function on each item in the array, returning a new array as the result. So in React, map can be used to generate list. अब इसको ऐसा समझो कि बात क्या हो रही है। तो हम लोगों ने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक रिपीटेशन के लिए टॉपिक पढ़ा था लूप। याद है सभी को? फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, स्विच, ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, इफ़ यू रिमेंबर। सो उसी चीज़ का रिप्लेसमेंट जो आया है वो क्या है, मैप। यानी कि विद द हेल्प ऑफ मैप आप वन लाइन में अपना कोड फिनिश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है जिसका नेम है माई एरे, और इस एरे के पास कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। अब मुझे इसको रेंडर करना है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट माई लिस्ट माई एरे डॉट मैप मैथड वैल्यू, ये आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका नेम होगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने यहाँ पर लिखा है पैराग्राफ, और पैराग्राफ को यहाँ पर मैं क्लोज करना भूल गया हूँ, यहाँ पर क्लोज आएगा। और जो वैल्यू आपने नेम रखा है वो आपने यहाँ पर इटरेट कराना है। तो क्या होगा, मैप मेथड इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि इसकी लेंथ है बाय डिफ़ॉल्ट 4, तो ये 4 टाइम पैराग्राफ यहाँ पर प्ले होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं आपका आउटपुट एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड मैंगो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जाके देखिए यहाँ पर, ये हमने इसकी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और इसका आउटपुट पैराग्राफ में आपका इस तरह से रेंडर हो जाएगा। विद एरे विद रिएक्ट, अगर हम लोग रिएक्ट की बात करें कि रिएक्ट में अगर हमें चलाना हो, ये तो हो गया जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिएक्ट में काम नहीं करता है। सो अगर आप इसको रिएक्ट में रन करना चाहते हैं तो लेट्स से हमने इस कोड को किया यहाँ से कॉपी, और आप यहाँ से इसको क्लोज कर लीजिए। अपनी index.js फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पर इस प्रीवियस कोड को करेंगे कमेंट आउट, और नया कोड हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, दिस इज प्री डिफाइंड। वर्चुअल डोम जनरेट करना चाह रहे हैं, जो रिएक्ट का 18 आया, तो पहले चलता था डोम, अब हमें 18 में लिखना पड़ता है ऑब्लिक क्लाइंट, ठीक है। तो ये चीज़ मैंडेटरी होगी, आपकी रहेगी चाहे कुछ भी कोड आप करें। इसके बाद कांस्टेंट माई एरे के अंदर हम लोगों ने अपना एरे कॉल कराया। माई लिस्ट के अंदर हमने लिखा है एरे डॉट मैप, और हमने यहाँ पर उसका नेम जैसे पिछली बार वैल्यू लिया था, इस बार हमने क्या रख दिया, आइटम, और आइटम को हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन में इनिशलाइज कर लिया। अब आपने क्या करना है, माई लिस्ट को बेसिकली रेंडर कराना है रेंडर वाले फंक्शन के अंदर जाके। चलिए रिएक्ट के अंदर चलते हैं। हमारा है cd माई ऐप एंटर, और यहाँ पर लोग लिखेंगे npm स्टार्ट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, हमारा इस तरह से डेटा जो है वो रेंडर हो। अगर आप चाहते हैं कि ये किसी एलआई में वर्क करे तो आप इसको एलआई वगैरह के अंदर भी कॉल करा सकते हो, तो एलआई एलिमेंट का यूज़ कीजिएगा। तो चलिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट। अभी आप यहाँ देखेंगे डिव आईडी रूट पर हमारे 4 पैराग्राफ क्रिएट हो चुके हैं इस तरह से। तो रिपीटेशन का जो काम लिया जाएगा यहाँ पर, तो जैसे हम लोग PHP में वाइल लूप का सबसे ज़्यादा यूज़ करके आए हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग फॉर लूप का यूज़ किया हम लोगों ने रिपीटेशन के लिए। तो रिएक्ट के अंदर हम लोग मैप मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट भी अगर यूज़ कर रहे हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर नॉर्मल, तो आप वहाँ पर भी मैप से आउटपुट ले सकते हैं। देखिए ये मेरी फाइल .html है, तो इसमें भी ये काम करता है, और रिएक्ट के अंदर भी ये मैप मेथड सक्सेसफुली वर्क करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग क्या है, ये भी एरे के साथ ही वर्क करता है, समझते हैं ज़रा इसको।
टू इलस्ट्रेट डी स्ट्रक्चरिंग वी विल मेक अ सैंडविच। इसको ज़रा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि हमें एक सैंडविच बनाना है एंड डू यू टेक एवरीथिंग आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर टू मेक यू सैंडविच? नो, यू ओनली टेक आउट द आइटम्स यू वुड लाइक टू यूज़ ऑन योर सैंडविच। मे बी आपका कुकुम्बर हो सकता है, मे बी मेयोनीज हो सकता है, मे बी डिफरेंट इंग्रेडिएंट हो सकता है। ये नहीं कि आप एंटायर फ्रिज से सारा आइटम बाहर निकालोगे देन फिर अपना सैंडविच बनाओगे देन फिर उसको वापस रखोगे। सो डी स्ट्रक्चरिंग आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि आपको क्या लेना है, सिर्फ उतने डेटा को आप फैच कर सकते हो किसी एरे के अंदर से। तो चलिए समझते हैं। डी स्ट्रक्चरिंग इज एग्जैक्टली द सेम। वी मे हैव एन एरे और ऑब्जेक्ट दैट वी आर वर्किंग विद, but we only need some of the items contained in these. So destructuring make it easy to extract only what is needed. So here is the old way of assigning array to a variable. Like जो ट्रेडिशनल तरीका था वो ये हुआ करता था कि वी कांस्टेंट व्हीकल्स, व्हीकल में जैसे नेम आ गया मस्टैंग, ये मॉडल आ गया, इस तरह से अलग अलग चीज़। तो जैसे कार, ट्रक, एसयूवी, तो हमारा यहाँ पर तीनों चीज़ों का व्हीकल 0 पर है मस्टैंग, व्हीकल 1 पोजीशन पर है F-150 जो कि ट्रक है, एसयूवी जो है वो आपका नंबर 2 के ऊपर अवेलेबल है। सो हेयर इज़ द न्यू वे ऑफ असाइनिंग एरे आइटम्स टू अ वेरिएबल। सो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर जाके डिफाइन करेंगे विद डी स्ट्रक्चरिंग। आपने लिखना है व्हीकल्स इक्वल टू, सब कुछ सेम जाएगा फर्स्ट लाइन। इसके बाद आपको अलग अलग ऐसे नहीं करना है, आपने वन गो में सारे जो व्हीकल के आपके अलग अलग टाइप्स है उनको एक एरे में डाल देना है। लाइक कार, ट्रक, एक्सयूवी जो हमारे यहाँ पर मेंशन है ये, और इसके इक्वल टू आप किसको कॉल करा देंगे अपने एरे को जो कि है व्हीकल्स। सो डिस्ट्रक्चरिंग comes in handy when a function returns an array. For example, मुझे एक ही फंक्शन में सारे काम करने हैं, जैसे कि मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ करना है। सो अपन क्या करेंगे, अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो 4 डिफरेंट फंक्शन आप बनाओगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। बट विद द हेल्प ऑफ डी स्ट्रक्चरिंग आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन नेम है कैलकुलेट, जिसमें अपने पास 2 पैरामीटर हैं ए और बी। You can declare multiple parameters as per your requirement here. So constant add equal to हमने लिखा है a plus b, हमने यहाँ डिफाइन किया subtract, multiply, divide, एडिशन होगा तो प्लस बी हो जाएगा, subtract होगा तो माइनस बी, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई बी, एंड डिवीजन होगा तो डिवीजन बी। रिटर्न करा हमने उसको एक एरे में, add, subtract, multiply एंड divide, और इसको हमने लाके कॉल करा दिया बेसिकली इस तरह से, कांस्टेंट ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हमारा फंक्शन विच इज कैलकुलेट, और इसके अंदर जाके हमने दोनों पैरामीटर ए और बी को डेटा किया अपना असाइन। नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे कि 4,7 हम लोग देख रहे हैं। अब क्या होगा, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई इन चारों का रिजल्ट मुझे यहाँ पर फैच करना है। हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सम का जो भी रिजल्ट होगा तो हम लोग सिर्फ ऐड लिखेंगे, डिफरेंस निकालना है तो सब्ट्रैक्ट को कॉल करा लेंगे, प्रोडक्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई, एंड क्वेश्चन निकालना है तो डिवाइड। तो आप यहाँ देख सकते हो चारों का रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल है, यानी कि अगर मैं 4 + 7 का अगर टोटल करता हूँ तो क्या आना चाहिए 11। अगर हम लोग यहाँ से 4 में से 7 यानी कि जो कि लार्जर नंबर है उसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो -3। इसी तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 4 7 तो आप यहाँ देखिए 28, एंड अगर आप डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो आपको इस तरह से रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो क्या फ़ायदा हुआ, मेरे कोड की लेंथ घट गई, मुझे नंबर ऑफ उतने फंक्शंस नहीं बनाने पड़े, काम आपका आसान हो गया। इसको और डिटेल में समझते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखिए। लेट्स से हमारे पास एक व्हीकल है जिसका नेम है व्हीकल 1, और हमने इसमें कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई है, जैसे कि मेक है फोर्ड, मॉडल है मस्टैंग, टाइप है कार, मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 2021, एंड कलर क्या है रेड। अब आप क्या करेंगे, माई व्हीकल जो हमारा एक बना हुआ है फंक्शन नीचे, हमने उसके अंदर व्हीकल के नाम से एक पैरामीटर अपना डिफाइन कर लिया, और हमने यहाँ पर माई व्हीकल जो हमारा ये फंक्शन है इसके अंदर हमने क्या कॉल करा दिया, व्हीकल 1। ठीक है, आप नीचे क्या लिख रहे हैं, कांस्टेंट मैसेज इक्वल टू माई व्हीकल डॉट टाइप। तो टाइप क्या हो गया कार, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, माई कार इज़ अ रेड, मेक कौन है फोर्ड, ठीक है, एंड व्हीकल मॉडल क्या है आपका मस्टैंग।
वही जावास्क्रिप्ट ही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट जो आपको रिसीव होगा वो क्या आएगा, माई कार इज़ ए रेड फोर्ड मस्टैंग। तो पूरा इस तरह से आपका जो जो आपने यहाँ पर यूज़ किए अपने वो सब आपको प्रिंट हो गए। अब डीस्ट्रक्चरिंग में अगर हम लोग इसको लेके जाते हैं तो ये किस तरह से लिखा जाएगा इसको समझिए। हमने यहाँ पर जैसे व्हीकल 2 डिक्लेयर करा, सब कुछ सेम है, बस नाम चेंज किया है। नाम चेंज क्यों किया, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट एक फाइल में दो सेम नाम से होंगे तो वो क्लैश करेंगे। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या करा, दूसरा नाम रख लिया उसका। फंक्शन हमने बनाया यहाँ पर माई व्हीकल, और इसके अंदर हम लोगों ने अपना टाइप, मॉडल, ईयर, कलर, मेक सबको ला के कॉल कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग सेम वही काम करें, माई टाइप इज़ अ कलर, मेक हमने यहाँ से कॉल करा लिया, मॉडल को हमने कॉल कराया, सेंटेंस को ओवर कर दिया, और इसके बाद हमने माई व्हीकल और इसके अंदर जो व्हीकल 2 अपना जो डिफाइन किया ऑब्जेक्ट उसको इसके अंदर कॉल कर दिया। तो हमारा स्टेटमेंट अगेन देखो क्या बना, माई कार इज़ ए रेड फोर्ड मस्टैंग। तो कंपैरेटिवली अगर आप इसके साथ देखोगे सो मॉडर्न में आपका काम इस तरह से हो गया। अब नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, नोटिस दैट दी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डू नॉट हैव टू बी डिक्लेयर्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी कि काम दोनों में सेम हो रहा है, बट आप यहाँ देख रहे हो व्हीकल, या हमने जो पैरामीटर डिफाइन किया डॉट टाइप, व्हीकल डॉट कलर, व्हीकल डॉट मेक, व्हीकल डॉट मॉडल, यहाँ पर क्या सीधे टाइप, कलर, मेक, मॉडल आपका कॉल हो गया और काम हो गया आपका सीधे। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने जितने भी हमारी वो चीज़ें थी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी सबको हमने पैरामीटर में स्टोर करा दिया, ठीक है। अब we can even destructure deeply nested objects by referencing the nested object, then using a colon and curly braces to again destructure the items needed from the nested object। अब मान लो कि जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं भाई, यहाँ तक व्हीकल की बात चल रही थी, हम लोग बात करते हैं व्हीकल रजिस्टर कहाँ हुआ। हमने बोला रजिस्ट्रेशन के अंदर सिटी है गाजियाबाद, स्टेट है यूपी, कंट्री क्या है, इंडिया है। तो इसको कैसे हैंडल करोगे डिस्ट्रक्चर में, तो यानी कि जब रजिस्ट्रेशन आया आफ्टर द कलर तो आपने क्या लिखा, कॉमा रजिस्ट्रेशन, कॉलन, करली ब्रेसेस में उसकी भी तीनों प्रॉपर्टी आप यहाँ पर कॉल करा लो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, माई कार इज़ ए रेड फोर्ड मस्टैंग इज़ रजिस्टर्ड इन यूपी, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी सब ऑब्जेक्ट हैं तो वो भी सक्सेसफुली फैच किए जा सकते हैं। अब इसका सिनेरियो 2 समझो भाई, हो सकता है कि आप कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट बना रहे हो, और जैसे अपैरल्स की बात की जाए तो उसमें साइज़ होता है ना, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्टोर कर सकते हैं, फैच करा सकते हैं, या फिर आपके कलर के वेरिएंट हो सकते हैं, तो आप कलर के नाम से यहाँ से बना लोगे, उसके अंदर फिर आप सारे कलर डिक्लेयर कर दोगे। तो इस तरह से इसकी बहुत ज़्यादा नीड आपको आगे जाके आती है, ठीक है। तो ये है आपका डीस्ट्रक्चरिंग। इसके बाद हम बात करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर्स। स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम करते हैं इसको समझें। तो ये एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस हुआ अगेन ES6 के अंदर, यानी कि 2015 में। सो जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर, जिसको हम लोग लिखते हैं ट्रिपल डॉट, अलाउज अस टू क्विकली कॉपी ऑल और पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे और ऑब्जेक्ट इनटू अनदर एरे और ऑब्जेक्ट। सो पुराना जो तरीका हुआ करता था उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे मेरे पास 3 एरे अवेलेबल है, जैसे कि वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3, जिसमें हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो जिसमें सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एरे को जोड़ने का जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैट मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमने 1 के अंदर ऐड किया 2 और 3। इसी तरह से अगर हम लोग देखें स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, नंबर्स कंबाइंड। हमने लिखा ट्रिपल डॉट नंबर 1, ट्रिपल डॉट नंबर 2, ट्रिपल डॉट नंबर 3। और जब आप नंबर कंबाइंड को रेंडर करेंगे तो आपको आउटपुट देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, देयर इज़ नो डिफरेंस। आप अगर देखोगे कि अगर कॉन्कैटिनेशन में कॉन्टिन्यूटी हुई है तो 1 2 3 के बाद कॉमा यहाँ भी अवेलेबल है, 3 के बाद यहाँ भी अवेलेबल है, 4 5 6 के बाद कॉमा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। सो कॉन्कैटिनेट का आप यूज़ ना करके, कॉन्कैट का यूज़ ना करके आज की डेट में हम लोग एरे को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं क्या, स्प्रेड ऑपरेटर, यानी कि ट्रिपल डॉट। चलो उसको ज़रा समझते हैं डिटेल में। द स्प्रेड ऑपरेटर इज ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन विद डीस्ट्रक्चरिंग। सो assign the first and second items from numbers to variables and put the rest in an array। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक वेरिएबल अवेलेबल है जिसका नेम क्या है,
नंबर, और नंबर में मेरे पास कुछ नंबर्स जो है वो सीक्वेंस में अवेलेबल है। हमने यहाँ पर लिखा वेरिएबल 1,2 और हमने बाद में छोड़ दिया ट्रिपल डॉट रेस्ट इक्वल टू नंबर्स। अब क्या होगा, स्प्रेड ऑपरेटर में आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रेस्ट, यानी कि 1 और 2 अलग अलग आए पैराग्राफ में, रेस्ट जो बचे वो सब एक साथ कॉल हो गए। बट यही काम अगर आप नॉर्मल एरे में करने जाओगे तो नहीं होगा। कोई डिफरेंस समझ आ रहा है? यानी कि अगर आपने इस तरह से कुछ बना के रखे हुए, ठीक है, और आपने उन सबको एक साथ यहाँ से सेलेक्टेड वैल्यू को प्रिंट कराना, बाकी को एक साथ छोड़ना है, तो आप सेलेक्टेड डेटा निकाल पा रहे हो किसकी हेल्प से? ये एक तरह समझो कि पोजीशन हो गई, 1 पोजीशन 2 पोजीशन, बाकी सारी पोजीशन रेस्ट में हमने डाल दी। रेस्ट प्री डिफाइन ही यूजर डिफाइन है, ठीक है, बट ट्रिपल डॉट जो है वो प्री डिफाइन है। तो वो ट्रिपल डॉट क्या करेगा, जो आपका बचा पोजीशन सबको एक साथ अपने अंदर क्लब करेगा। तो 1 और 2 आपका अलग हुआ, बाकी 3 4 5 6 आपका रेस्ट पैराग्राफ में। हाँ, तो 2 और 3 से स्टार्ट होगा, 1 स्किप कर देंगे। हाँ, पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि कंबाइन दीज 2 ऑब्जेक्ट्स, अब मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हम इसको इस तरह से समझेंगे, वी कैन यूज द स्प्रेड ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट 2। सो पहला क्या है हमारे पास, माई व्हीकल, मेक मॉडल कलर यहाँ डिफाइन है, लेकिन मैं बाद में क्या कहता हूँ कि मुझे टाइप और ईयर और उसमें ऐड करना है, लेकिन कलर जो रेड है उसको अपडेट करना है। तो कैसे होगा, आप यहाँ लिखेंगे माई अपडेटेड व्हीकल करली ब्रेसेस। अब क्यों लगाया, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट है ना, तो इसलिए मुझे करली ब्रेस का यूज़ करना होगा। हम लिखेंगे माई व्हीकल्स ट्रिपल डॉट माई व्हीकल, और अपडेटेड माई व्हीकल में उन्हें ट्रिपल डॉट लिखा। जब आप इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे, या फिर जब आप उस पर्टिकुलर का माई अपडेटेड व्हीकल के अंदर से कलर को फैच करेंगे, तो अब की बार आपको कलर रेड ना के क्या आएगा, जो लास्ट में आपने डिफाइन किया था येलो कलर, वो देखने के लिए मिलेगा आपको। अभी ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि आपने ट्रिपल डॉट माई व्हीकल को कॉल किया, तो कलर की जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर क्या हो गया, अपडेट हो गई। यानी कोड ने जब पढ़ना स्टार्ट किया कि आप कलर को फैच करा रहे हो, तो कलर आपका यहाँ पर उसको येलो से रिप्लेस करा रहा है, जिसकी वजह से ये आउटपुट आ रहा है। तो ऐसे हम किसी ऑब्जेक्ट को भी इजीली अपडेट करा सकते हैं। सो नोटिस द प्रॉपर्टीज दैट डिड नॉट मैच वर कंबाइंड, बट द प्रॉपर्टी दैट डिड मैच, लाइक जैसे कलर, was overwritten by the last object that was passed. So update my vehicles, the result color is now yellow. तो जैसे 3 प्रॉपर्टी बिल्कुल यूनिक थी, फिर यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी और बिल्कुल यूनिक ऐड हुई है, तो वो अपनी ऐसे के ऐसे आ गए, लेकिन कलर जो था वो रिप्लेस कर। हाँ, तो निकाल सकते हैं। आप यहाँ जाइए, फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे, VS कोड में ओपन कर लेते हैं इस फाइल को, चलिए नीचे आते हैं। अब यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग में हमारे पास कोड अवेलेबल है। अब आप यहाँ पर जो भी और नई चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं, लिखेंगे यहाँ पर प्लस माई अपडेट व्हीकल डॉट ईयर को हमने फैच करना है। बट ये हर बार हमें ऐसे डॉट लिखना ही पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि ये पूरे एक साथ वो कर देता है, जो हमने अपडेटेड व्हीकल में बना रहे थे। कौन सा ना, जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया अपडेट माय व्हीकल, हमने 3 चीज़ जो बनाई है, हाँ, ये 1 बाय 1 ही करनी पड़ेगी या एक साथ ऐसे डॉट्स लगा? मैं दिखा देता हूँ, अभी वो भी हो जाएगा। अभी ज़रा यहाँ देखो, ईयर आपका प्रिंट हो गया, तो आपको अगर ईयर निकालना है तो ईयर भी जाएगा। अब आप कहते हो भी मेरे को तो सारा ही प्रिंट करना है 1 गो में, तो माई अपडेटेड व्हीकल देखो हमने यहाँ पर एक बार में 1 गो में कंसोल कराया हुआ है, तो ज़रा कंसोल ओपन करो अपना और चेक करो पूरा डेटा आ रहा है एक साथ। क्या लिखा रहा है, कलर इज़ येलो, ठीक है, मेक क्या है फोर्ड, मॉडल क्या है मस्टैंग, टाइप क्या है कार, एंड ईयर क्या है 2021। तो अगर कंसोल 1 गो में हो सकता है, तो फिर आउटपुट भी तो 1 गो में आ सकता है। तो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के पास डेटा आपका अवेलेबल है, तो यहाँ जाइए, और इसको आपने यहाँ पर जाके लिख देना है माई अपडेट व्हीकल्स।
तो यहाँ पर हमने अभी इसका एक स्टेटमेंट निकाला था एक साथ प्रिंट कराने के लिए, इस फॉर्म में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो, लाइक आउटपुट इक्वल टू, और आउटपुट में आप यहाँ पर इसको जाकर डिफाइन कर दो। और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे माई अपडेटेड व्हीकल्स, इस तरह से। हमें से बताने की जरूरत नहीं कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। हम्म, जैसे आपने ट्रिपल डॉट रेस्ट लिख दिया, हाँ, तो हमें बताने की जरूरत नहीं कि स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर आपको सारे लेने हैं तो आप इसके अंदर यहाँ पर पूरा एरे का नाम लिख दो, और अगर आपको पहला कुछ लेना है इसके अंदर, जैसे कि मेरे को मेक निकालना है या मॉडल निकालना है, तो यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर दो, जैसे कि 1 2 3 इस तरह से। और अब आप इसको यहाँ पे जाके कॉल करा दो, जैसे कि पैराग्राफ। और जब भी हम लोग HTML एलिमेंट को कॉल कराते तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा डबल कोट में, क्लोज दिस, इन बिटवीन प्लस लगाइए, और यहाँ पर 1 को प्रिंट करिए। कंसोल ओपन करो, कोई एरर निकाल रहा है, माई अपडेट व्हीकल इज नॉट इटरेबल। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो फिर इसको आगे पूरा। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ना बताना ही पड़ेगा इसको ना, डॉट डाल के, तभी ये चलाएगा इसको। ये रिएक्ट में चला रहे हो ना आप? नहीं, अभी रिएक्ट नहीं, भी HTML पे हम लोग कर रहे हैं। तो हाँ, तो जैसे कि मुझे टाइप लेना है जैसे एग्जांपल के लिए, तो इसको एक्सप्रेशन से बाहर निकाल दो, तो हमें इसका पता चल जाएगा। तो इसका एक तरीका है कि जैसा आप सारा डेटा वन गो में निकालना चाहते हो, इसको मैप मेथड में डाल दो, तो ये आपका पूरा डेटा जो होगा वो लूप हो जाएगा इसके अंदर। कल पूछता हूँ लोगों को, तो एक घंटा बजे इसकी फाइल में ना स्ट्रिक्ट मोड लगा होता था रिएक्ट वाली फाइल में, तो वो उसके इंडेक्स फाइल पे डिफ़ॉल्ट आता है, हैं? इंडेक्स फाइल पे डिफ़ॉल्ट आता है यहाँ पर। एक बार उसको ऑफ करके देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो वो रिटर्न कराने लगे। नहीं, हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल उस पर काम कर रहे हैं ना, HTML पे। अच्छा, हम HTML पे देख रहे हैं अभी। इसके बाद मॉड्यूल्स वाला चला के देखो, इस पर देखो कुछ और तो नहीं रह गया हमारा। ओपन करो अपनी फाइल, क्लोज दिस, हाँ ये हो गया। मॉड्यूल, जिसको हम लोग वहाँ पर कंपोनेंट के नाम से जानते हैं, उसको देखिए। So JavaScript modules allows you to break up your code into separate files. This makes it easier to maintain the code base. ES modules rely on the import and export statement. So you can export a function or variable from any file. Let us create a file named person.js and fill it with the things we want to export. So there are two types of export, जैसे कि named and default. तो जैसे कि आप उसमें रिएक्ट बनाते आ रहे हो ना कंपोनेंट, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट का नेम डाल देते हो। सो नेम्ड एक्सपोर्ट, यू कैन क्रिएट नेम्ड एक्सपोर्ट टू वेज, इन लाइन इंडिविजुअली और ऑल एट वंस एट द बॉटम। तो इन लाइन की अगर बात की जाए, मान लो कि मुझे एक डेटा एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट वेरिएबल का नेम जैसे कि मैंने डाल दिया, अपना लोकेशन डाल दिया। और अगर सबको एक साथ करना चाह रहे हो तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, कॉन्स्टेंट
फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, और उसको आप फिर एक्सपोर्ट में इस तरह से डिफाइन कर दीजिए। तो जब यही वाला तरीके में दिक्कत आ रही थी। इस वाले में हाँ, जब मैं आपको बोला था नेम से कैसे करेंगे, खाली अगर हाँ, हम एक साथ तीन बना देते तो। ये अभी उससे थोड़ा डिफरेंट है, वो चीज़ नहीं है, वो अलग चीज़ है, उसमें चेनिंग का यूज़ होता है। सो लेट अस क्रिएट अनदर फाइल नेम message.js एंड यूज इट फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिंग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, सो यू कैन ओनली हैव वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इन अ फाइल। तो यहाँ से आपने क्या करना है, कांस्टेंट मैसेज, हमने एक एरो फंक्शन बनाया कंपोनेंट के फॉर्म में, और यहाँ पर हमने जाके अपनी चीज़ों को डिफाइन किया और हमने क्या बोला, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैसेज, तो आपका मैसेज होगा वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये होता है रिएक्ट के टर्म में। आप यहाँ जाके अपना एक कंपोनेंट बना सकते हैं message.js। तो जब भी आप कुछ अपना यहाँ पर बनाएंगे तो आपने अपना जो कंपोनेंट होता है ऐसे ही बनाना होता है। नेम आपकी चॉइस है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इनकी जो शुरुआत होगी वो कैपिटल लेटर में होगी, ठीक है। और इसको जहाँ भी आप कॉल कराना चाहोगे वहाँ पर लाके आप इसको कॉल करा सकते हो। जैसे कि मुझे इंडेक्स फाइल में कॉल कराना है तो मैं यहाँ पर जाके लिख दूंगा import मैसेज फ्रॉम मैसेज फाइल, ठीक है। तो मैसेज इज़ अ फाइल नेम एंड दिस मैसेज इज़ अ कंपोनेंट नेम। तो ये कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान रखना कि जब आप इसको कॉल करेंगे तो यही मेंशन करना है आपने। अब उसमें जो भी लिखा हुआ है अगर आप उसको रेंडर करना चाह रहे हो तो मैं फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर जाके लिख दूंगा मैसेज, और हम चेक करेंगे क्या मैसेज रेंडर होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन आ गया इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये ऐसा आप एक अपना बना सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं उसमें अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग किस तरह से चला सकते हैं। सो यू कैन इम्पोर्ट मॉड्यूल्स इनटू अ फाइल इन टू वेज बेस्ड ऑन if they are named export or default export. So name export must be destructured using curly braces, default export do not. So named के केस में आपको इस तरह से लेके आना होता है, आप जो भी चीज़ें निकालना चाह रहे हैं वहाँ से कॉमा लगा लगा के चीज़ें निकाल के ला सकते हो। तो import a default export from the file message.js, तो आप वहाँ से इसको एक्सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोग अगर जावास्क्रिप्ट में बात करें तो अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन कर लो, इसको करिए क्लोज़, यहाँ से क्लोज़ क्लोज़ क्लोज़, और अपनी फ़ाइल में आते हैं यहाँ पर। तो ये हमने देख ही लिया है, तो इसको पैरामीटर पे आ जाओ। तो जब भी आप यहाँ पर किसी को लाके कॉल कराओगे, और हम यहाँ पर जाके बना लेते हैं फाइल लाइक demo.js। अब हमें यहाँ पर एक इस तरह से फाइल बनाई है और हमने डेटा यहाँ पर क्या किया है, एक्सपोर्ट। जो हमारे पास पैरामीटर वाली फाइल है, यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, आप लिखेंगे स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश मॉड्यूल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका जो वहाँ वाला डेटा है वो आप यहाँ पर फैच करा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो आपने वहाँ डेटा लिखा है वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप यहाँ जाके लिखोगे इसको import तो यहाँ पर जो हमारे पास डेमो फाइल है उसमें दो चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि नेम एंड जिप कोड। तो आप नेम एंड जिप कोड यहाँ डिफाइन करें और अपनी फाइल का सही नेम बताएं, जैसे कि demo.js। एक बार इसका टाइप चेक कर लेना, मॉड्यूल पे आता है या पहले डिफ़ॉल्ट पे चला के देखो क्या ये हमें कोई एरर थ्रो करता है कि नहीं। ओपन विद लाइव सर्वर,
F12 दबाइए, तो यहाँ पर आता है कैन नॉट यूज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर इसने इसको मना कर दिया। तो यहाँ पर सर्च कर लें, इसके लिए स्क्रिप्ट टाइप आपका आता है /मॉड्यूल। तो टाइप ओनली मॉड्यूल लिखना है, /मॉड्यूल नहीं आएगा, बस ये आपको चेंज करना है इसके अंदर, टाइप इक्वल टू मॉड्यूल। अभी अपन फिर से ट्राई करके देखेंगे क्या ये डेटा को फैच कर पा रहा है कि नहीं। और इन सबको बंद करो और यहाँ पर F12 प्रेस करो। तो फेल टू एग्जीक्यूट राइट ऑन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट इनटू अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम सिंक्रोनसली लोडेड एक्सटर्नल स्क्रिप्ट अनलेस इट इज एक्सप्लिसिटली ओपन। File name is demo.js. तो यहाँ पर लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी अपने पास डेमो, यहाँ लिखिए डॉट इनर HTML इक्वल टू नेम या जिप कोड, कंट्रोल S करो और वापस से ये देखो डेटा आ रहा है, क्या चेक करो सामने। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे नहीं लिखेगा, नेम ट्राई करिए और यहाँ के चेक करिए, वर्क कर गया इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको चलाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नहीं चलाना है, क्योंकि एक्सटर्नली लोडेड जो आपका कंटेंट होता है वो आईडी के अंदर रेंडर होगा, ठीक है, इनर HTML में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर नहीं। तो यहाँ पर क्या है, टाइप मॉड्यूल, यानी कि अगर हम लोग ये समझो, इस ये शिक्षा आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आप कोई अपना सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको वो सब करनी होती है कि मेरी फाइल का नेम एक्सटर्नल जो हम लोग ला के कॉल कराते हैं, आप अपने छोटे छोटे चंक्स बना के अलग अलग रख लो, ठीक है। ना तो कोई सोर्स SRC दिखाई देगा ना कुछ, बस इंपोर्ट कराते जाओ और यूज़ करते जाओ अपनी जितनी भी JS तुम्हें चलानी है। सो ये नया तरीका है और इसी टेक्निक पर बेस्ड है रिएक्ट। तो रिएक्ट में देखते सारा इंपोर्ट चलता है, तो वो यही चीज़ है, ठीक है। तो इंपोर्ट आपका रिएक्ट में यूज़ होगा और आप चाहो तो अपना आगे के काम में कभी JS पे अगर कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पर यूज़ में ला सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि जैसे अपनी फाइल ओपन कर देते हैं, इधर आ जाओ, मॉड्यूल। तो एक तो तरीका होता है इस तरह से कुछ हमने डिफाइन किया, डायरेक्ट हमने एक्सपोर्ट कर दिया। एक तरीका क्या है कि भाई आप पहले वेरिएबल सारे बना लो, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, सबके आगे एक्सपोर्ट मत लिखो, फिर आप वन गो में नीचे क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट, और सबको फुल नेम ईमेल कॉन्टैक्ट सबको यहाँ से क्या करोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे। अब आपको जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखना है मैसेज, तो आपने जैसे लिखा है यहाँ पर जाके हाय, माय नेम इज, क्या लिख देंगे, ऊपर कॉल करा लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, फुल नेम था वहाँ पर, तो ये मैं लाइन सीधे यहाँ से उठा सकता हूँ, तो यहाँ ला के रख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे फुल नेम प्लस आप यहाँ मेंशन करिए इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लिया। चलिए ट्राई करके देखते हैं वेब ब्राउज़र में क्या ये रिज़ल्ट हम लोग फैच कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो काम कर रहे हैं अपना। तो इस तरीके से आप रिएक्ट के अंदर या फिर अपनी नॉर्मल HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट को बाहर डिफाइन करके सीधे इंपोर्ट की हेल्प से चला सकते हो। नहीं तो हमें पता ही है तरीका क्या होता है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट में लिखते हैं SRC, फिर हम लोग यहाँ पर जाके अपनी फाइल बताते हैं कि भाई demo.js और फिर उसको आप फैच कराते हो। तो ये टेक्निक आपकी हट जाएगी। तो इससे क्या होगा, स्क्रिप्ट की फ़ाइल को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनरली लोग SRC को ढूंढ रहे होते हैं। तो ये आपको एक
नया टेक्निक यहाँ मिल जाती है इसके अंदर। और लास्ट जो हमारे पास बचता है वो है टर्नरी ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी रिएक्ट में यूज़ करके भी दिखाए हुए हैं। सो टर्नरी ऑपरेटर का स्ट्रक्चर क्या था? द टर्नरी ऑपरेटर इज अ सिंप्लीफाइड कंडीशनल ऑपरेटर लाइक इफ और एल्स। सिंटैक्स रहता है आपका पहला कंडीशन, क्वेश्चन मार्क पर आपका आता है इफ और कॉलन पर आपका आता है एल्स। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल यूजिंग इफ और एल्स। तो बिफोर ट्रेडिशनल तरीका क्या था? एक फंक्शन हमारे पास रेंडर ऐप, हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID demo1 इनर डॉट HTML वेलकम। रेंडर लॉगिन पर हमने यहाँ पर डिफाइन किया प्लीज़ लॉगिन। हमने यहाँ पर चेक किया ऑथेंटिकेटेड की अगर वैल्यू ट्रू है तो रेंडर ऐप, एल्स लॉगिन। यानी कि अगर ये ट्रू है तो यूज़र सीधे डैशबोर्ड पर होगा, अदरवाइज को बोला जाएगा लॉगिन करो। सो अभी यहाँ पर क्या लिखा रहा है? वेलकम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है? ट्रू। रेंडर ऐप हमारा एग्जीक्यूट हो गया। इसी चीज़ को मुझे अगर शॉर्टकट में ख़त्म करना हो, मुझे इतना लाइन ना लिखना हो, तो आपने यहाँ पर लिखा ऑथेंटिकेटेड। और ऑथेंटिकेटेड क्या है? इज़ अ वेरिएबल जिसके अगेंस्ट बुलियन वैल्यू रखी हुई है। आपने बोला रेंडर ऐप, अगर ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू ट्रू है तो रेंडर, फॉल्स है तो रेंडर लॉगिन। सो विद टर्नरी क्या लिखा रहा है? प्लीज़ लॉगिन, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका टर्नरी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर अब हम लोग रिएक्ट, क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने आपको इसमें ES6 में बताई है, इसी के ऊपर रिएक्ट आपकी चलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ट्राई कीजिएगा एग्जाम्पल